नमस्कार। आप सभी का संतोष जीएस क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं ऐश्वर्य। आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और सकारात्मक हैं। जैसा कि हम सभी ने प्राचीन इतिहास को समाप्त किया, उसके बाद मध्य युगीन भारत जो कि मिडिवल हिस्ट्री कहते हैं उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। उसके बाद अब हम लोग आधुनिक भारत में प्रवेश करते हैं, मॉडर्न इंडिया। अब इसमें क्या हम देखते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हम लोग देखेंगे कब से मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया मानी जाती है। देखा जाए जो इसमें बड़ा विचार मतभेद रहता है विचारों में। कोई जो है मॉडर्न इंडिया को, कुछ विचारक जो हैं या कुछ लेखक कह सकते हैं, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ से मुगल पतन शुरू हो जाता है मुगलों का, तो मुगल पतन से ही आधुनिक भारत को मान लिया जाता है। कुछ का विचार रहता है कि जो 1757 में जो प्लासी का युद्ध अंग्रेज जीतते हैं तो वहाँ से जो है आधुनिक भारत हो जाता है। और कुछ का मानना होता है कि जब ये सब यूरोपीय कंपनी भारत में आती हैं तो समझिए आधुनिक भारत की स्थापना हो चुकी होती है। तो इस प्रकार से देखेंगे। और दूसरा देखा जाए, जो हम लोग जो प्राचीन भारत में पढ़ा तो उसमें नए नए धर्म जो आए उनका जो है कह सकते हो उनकी शुरुआत होती है, उनकी स्थापना हुई, कई सारे संप्रदाय आते हैं। वही मध्य युगीन में हम लोगों ने पढ़ा, जो मिडिवल हिस्ट्री आई, उसमें धर्म, तंत्र, आक्रमण ये सब बहुत ज़्यादा दिखता है। स्थापत्य कला भी उसमें आती है, उसका भी वर्णन रहता है। और उसके बाद जो आता है जो आधुनिक भारत है, इसमें क्या रहता है, मानवतावाद पे फोकस किया जाता है, साथ में लोकतंत्र की आगे लड़ाई चलती है। तो इस प्रकार आधुनिक भारत रहता है। जो देखा जाए आधुनिक भारत में विदेशियों के आगमन से ही मुख्यतः आधुनिक भारत माना जा सकता है। विदेशी क्यों भारत में आना चाहते थे? क्योंकि कई सारे देखा हमने, अकबर के समय रॉल्फ फिश आए, उसके बाद जो देखते हैं हम जहांगीर के समय पेलसर्ट आए, टॉमस रो आए, ये सब लोग आते रहे, हॉकिंस भी आए। उसके बाद शाहजहां पे आते हैं तो हम देखते हैं पीटर मुंडी आते हैं, ठीक। तो कई लोग आते रहते हैं। तो ये सब क्या है, अपना वहाँ यूरोप में व्याख्यान करते हैं कि भारत में अचूक सोना है, मतलब काफ़ी सोना है। मानते हैं कि जितना भी सोने का व्यापार पूरे विश्व में होता है वो घुमा फिरा के भारत पहुँच जाता है। तो जितने भी खासकर पश्चिम के देश होते हैं वो मानते हैं कि भारत को कैसे भी पहुंचा जाए भारत में, और उसकी अचूक संपत्ति और उसके संसाधनों पर कैसे भी राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया जाए, और उन संसाधनों से हम भरण पोषण करके अपने जो है देश का विकास करें आगे। तो ये कहीं ना कहीं इसी को औपनिवेशिकवाद कहते हैं। उपनिवेशवाद यही होता है कि दूसरे के देश में जाना और उनके संसाधनों का शोषण करना और उसका उपयोग जो है अपने देश में विकास कार्यों में करना के, मतलब अपने देश को विकसित करना। तो इसी में आगे चल के होड़ होती है, क्योंकि यूरोप में एक तो उस समय देश का प्रभुत्व तो होता नहीं है, उसमें लड़ाई चलती है, कौन जो है पूर्व से व्यापार करेगा। तो सब अपने अपने वहाँ इस कंपनियाँ स्थापित करते हैं। वो कंपनियाँ भारत में भी आती हैं। अफ्रीका और एशिया को टारगेट किया जाता है पूर्व में। इधर जैसे मान लीजिए यूरोप है, ये इधर जो एशिया है ये भारत है, एशिया है पूरा, ये इधर दक्षिण में भारत भी है, दक्षिण पूर्व एशिया में। तो ये टारगेट करते हैं एशिया, और इधर अफ्रीका पड़ता है, अफ्रीका। तो अफ्रीका एशिया को टारगेट किया जाता है संसाधन की दृष्टि से, और खासकर दक्षिण एशिया में भारत बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। उनको पता होता है उस समय भारत सोने की चिड़िया होती है, काफी व्यापार है, मसाला है, इस दृष्टि से भारत संपन्न होता है। तो अब यहाँ पर जो है तुर्क पड़ता है, एशिया और यूरोप का बीच का हिस्सा तुर्क देश है, जो तुर्क कह सकते हो, इस समय का टर्की कह सकते हो। तो वहां पर जो कुस्तुनतुनिया पड़ता है, यहाँ कुस्तुनतुनिया, यहाँ पर तुर्कों का अधिकार हो चुका होता है और यही मार्ग होता है यहाँ पर पहुंचने का। तो अब इनके पास ये तो रास्ता बचता नहीं है, तो अब सोचते हैं कि कैसे भी दूसरा रास्ता खोजा जाए। तभी आगे चल के यहाँ पर ये रास्ता खोजने में ही कैप ऑफ गॉड की जो है यहाँ पर खोज की जाती है। अफ्रीका के बिल्कुल दक्षिण में पड़ता है कैप ऑफ गॉड। तो इससे क्या होता है, इससे बदलता है कि हम भारत ऐसे भी पहुंच सकते हैं, मतलब समुद्र, यहाँ अफ्रीका है तो ये भारत ऐसे भी पहुंचा जा सकता है। तो ये रास्ता खोजा जाता है। अब इसको पूर्णतया इस पे अंतिम मोहर कौन लगाता है खोजने में, ये वास्को डी गामा। 1498 में पहुंचते हैं वास्को डी गामा, और कालीकट यहाँ पड़ता है, केरल के पास कालीकट में पहुंच जाते हैं। वहां जो उस समय हिंदू शासक जमोरिन होता है, इनका स्वागत करता है। और यहाँ पर क्या होता है, ये जो वास्को डी गामा अपना स्वागत देखते हैं, फिर उसके बाद ये कैसे भी यहाँ सोचते हैं कि विस्तार कैसे भी हम लोग करें, यहाँ पर व्यापार काफी समृद्ध रहेगा, खासकर मसाले का व्यापार सोचते हैं, और जो है आर्थिक जैसे कपड़े वगैरह है इसका भी व्यापार। तो जब ये वापस जाते हैं तो सब व्याख्यान बताते जाके, हालांकि एक बार फिर ये वास्को डी गामा यहाँ आते हैं, और इनकी जो निधन होता है यहीं पे होता है, भारत में ही वास्को डी गामा का।
तो जब वास्को डी गामा दूसरी बार भी आए, अब एक प्रकार से देखा जाए पुर्तगालियों को यह पता चल गया यहाँ पर आया जाए और काफी संपन्नता है। तो सबसे पहले जो आते हैं कहा जाता है भारत में पुर्तगाली ही आते हैं। वैसे नाविक के रूप में भी पुर्तगाली यहाँ पे आए, लेकिन जो है पुर्तगाली अपनी कंपनी स्थापित करने के उद्देश्य से आते हैं। और उसका जो पहला गवर्नर या वायसराय कह सकते हो वो कौन होता है, अल्मीडा होता है। अल्मीडा पहला गवर्नर हो जाता है। फिर अल्मीडा जब हो जाता है यहाँ पे, तो अल्मीडा अपनी ब्लू वाटर पॉलिसी बनाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब क्या रहता है कि ये जो हिंद महासागर है इस पर कैसे भी नियंत्रण रखा जाए, कि जो है अन्य यूरोपीय देश जैसे हैं, डेनिश है, डच है, फ्रांस कह सकते हो, ब्रिटेन है, इन पर कैसे भी नियंत्रण हम स्थापित करें। तो प्रश्न आता है ब्लू वाटर पॉलिसी किसने बनाई, तो अल्मीडा बनाई, और ये पहले पुर्तगाली वायसराय होते हैं। फिर जो देखा जाए सबसे ज्यादा पावरफुल पुर्तगाली वायसराय इसके बाद अल्बुकर्क बनता है, वो सबसे पावरफुल होता है। उसने क्या किया होता है, उसने अपना विस्तार कर लिया होता है। उसने न केवल यहाँ पर व्यापारिक महत्व देखता है, राजनीतिक प्रभुत्व भी बढ़ाता है, अपना साम्राज्य का विस्तार करता है, कौन साम्राज्यवादी नीति लाता है। वो गोवा को छीन लेता है बीजापुर के शासन से, तो इस प्रकार उसके समय में रहता है। अब उसके बाद जो पुर्तगाली के बाद हम देखते हैं कौन आते हैं, डच आते हैं। डच अपने वहाँ कंपनी की स्थापना करते हैं, फिर यहाँ पर पहुँचते हैं, तो डच आ जाते हैं। डच भी अपनी जो है कंपनी जो है सूरत में स्थापित करते हैं। मछलीपट्टनम जो पड़ता है आंध्र प्रदेश में, वहाँ भी अपनी फैक्ट्री लगाते हैं। डच आ जाते हैं। डच के आने के बाद जो है अंग्रेजों को पता चलता है, जो कि भारत को बहुत सालों तक गुलाम बना के रखते हैं, शासन यहाँ अपना करते हैं। तो अंग्रेज आते हैं। उसके बाद अंग्रेज क्या करते हैं, पहले तो ये ज्यादा इनका क्षेत्र नहीं रहता है। ये जहांगीर के समय हॉकिंस आते हैं, कहते हैं कि हमें यहाँ पर फैक्ट्री वगैरह लगानी है, लेकिन जहांगीर की बात नहीं मानी जाती है। फिर उसके बाद मिल्टन करके एक आते हैं, उनकी बात सुनी जाती है। तो यहाँ पर एक प्रकार से जहांगीर मोहर लगा देते हैं कि आप लोग यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं, कुछ शर्तें रहती हैं। तो वो अपनी अस्थायी रूप से फैक्ट्री सूरत जो पड़ता है, जैसे भारत है यहाँ पर से भारत, यहाँ पर जो सूरत, यहाँ पे सूरत पड़ता है, सूरत, तो सूरत में क्या फैक्ट्री लगाने को अनुमति मिल जाती है। अब सूरत में पहले तो ये अस्थायी कारखाना लगाते हैं, मतलब कारखाना टाइप में 1608 में अस्थायी लगाते हैं कारखाना, फैक्ट्री नहीं है, कारखाना मतलब सामान आएगा यहाँ पे रखेंगे, कोई यहाँ पर किलेबंदी नहीं है, बस सामान रखेंगे यहाँ से इधर उधर ले जाएंगे, एक छोटा मोटा कारखाना होता है। फिर ये क्या होता है 1611 में यहाँ पर मछलीपट्टनम पड़ता है, या मुसलीपट्टनम लिख देते हैं, आंध्र प्रदेश में ही। तो 1611 में यहाँ पर क्या होता है, अस्थायी फैक्ट्री लगा देते हैं आके, यही अंग्रेज जो है ब्रिटिशर्स। अब यहाँ पर लगाने के बाद अब उनका मन होता है हम स्थायी कारखाना कैसे लगाएंगे, मतलब अब हम फैक्ट्री सीधे स्थायी लगाएंगे, वहाँ अपना किलेबंदी टाइप की सब कुछ धीरे धीरे बढ़ा सकें इससे। तो यहाँ पर फिर आ जाते हैं सूरत में। ये सूरत में आते हैं 1613 में, ये स्थायी कारखाना अपना लगा देते आके हैं। तो इस प्रकार से जहाँ स्थायी कारखाना लगता है वहाँ इनका समझो विस्तार शुरू हो जाता है। यहाँ औरंगजेब भी इनके शासन आगे देखेंगे, औरंगजेब जो है चाइल्ड होते हैं उनको बाहर करता है निकाल के, क्योंकि वो उसकी जो धार्मिक नीतियों में कहीं ना कहीं हस्तक्षेप कर रहे होते हैं। उससे पहले हम देखते हैं शाहजहां जो है अंग्रेजी अधिकारी को, पुर्तगालियों को बाहर करते हैं लड़ाई करके, वो पुर्तगालियों को करते हैं, क्योंकि पुर्तगाली कहीं ना कहीं हज यात्रा करने इधर से रुक जाते होते हैं सूरत से, उनको रोकता है। तो मतलब रोकता क्या, उनसे वसूली करता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे अंग्रेजों का आगमन हुआ, उन्होंने कैसे क्या विस्तार किया, उस पर चर्चा रहती है आधुनिक भारत में। आधुनिक भारत अंग्रेजों से ही मतलब शुरू पुर्तगालियों से होता है, लेकिन खत्म भी पुर्तगालियों पे होता है, लेकिन जो बीच का वर्णन कथा कहानी सब अंग्रेजों ही द्वारा है, क्योंकि उन्हीं ने देश को पूरी तरीके से अपने राजनीतिक में, प्रशासन में, सब में जकड़ा होता है। अब उसके बाद जो देखें कौन आते हैं, जो पहले तो आए, कौन से पहले आए, तो पहले में पुर्तगाली आ जाते हैं, दूसरे कौन, डच आते हैं, फिर इंग्लैंड आ जाता है, कहने का मतलब। फिर कौन आता है, डेनिश आ जाते हैं, डेनिश का कुछ इतना वर्चस्व रहता नहीं है। फिर डेनिश के बाद जो है फ्रांस आता है सबसे अंत में। तो इस प्रकार ये सीक्वेंस रहता है आने का। तो कभी कभी आने का ही सीक्वेंस पूछ लिया जाता है। अब उसका हम अभी पढ़ेंगे कौन किस में क्या करता है, कौन कहाँ पहली फैक्ट्री बनाता है, किसके किसके बीच, सबके बीच में प्रभुत्व की लड़ाई चलती है, जैसे पुर्तगाली और अंग्रेजों में लड़ाई चलती है। आखिर में जो है बांडीवास का युद्ध तय कर देता है कौन भारत में रहेगा, टिकेगा, तो इंग्लैंड ही टिकता है, ये हार जाते हैं। ये लाली जो इसके होते हैं वो हार जाते हैं, इनके आयरकूट वो जीत जाते हैं, इधर से लड़ रहे होते हैं। फिर डच और इंग्लैंड के बीच 1759 में लड़ाई होती है, बेदरा का युद्ध होता है, उसमें डच हार जाते हैं, तो अब इंग्लैंड वहीं समझ लो पूरे जो है सत्ता स्थापित कर देता है भारत में।
तो इस प्रकार आखिर तक अंग्रेज ही अपने को साबित कर पाते हैं, भारत का शोषण और जो संसाधन को हम पूरी तरीके से निचोड़े हम ही, ठीक है। तो अंग्रेज ही फिर भारत को गुलाम बनाते हैं। 1857 में ज्वाला भभकती है, लेकिन फिर वो शांत भी हो जाती है। फिर आखिरकार कह सकते हैं 1947 में भारत आज़ाद होता है अंग्रेजों से। तो इस प्रकार आधुनिक भारत की शुरुआत होती है। आधुनिक भारत आधुनिक भारत भारत जो देखा जाए तो ये औरंगजेब की मृत्यु से शुरू होता है, या मान सकते हैं मुगलों के पतन से, और जो आधुनिक भारत को हम लोग कह सकते हैं कि जो है 1757 प्लासी के युद्ध से, प्लासी के युद्ध से 1757, या मान सकते हो औपनिवेशिक शासन से, औपनिवेशिक व्यवस्था के शुरू होने से, औपनिवेशिक शासन कह सकते हो, औपनिवेशिक शासन से, ठीक। तो इस प्रकार हम मान सकते हैं। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो इस पे हम जो डाले प्रकाश जो है औरंगजेब की मृत्यु के बाद, तो प्रश्न काफी कभी कभी रख देते हैं इस टाइप के प्रश्न। औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब, या कह सकते हो यहाँ पर उत्तर मुगल काल चल जाता है, उत्तर मुगल काल। ज्यादा तो नहीं रहते हैं प्रश्न, थोड़े बहुत रह जाते हैं, पूछ लेते हैं कभी कभार। औरंगजेब जो है ये 1707 में खत्म हो जाता है, 1707 ईस्वी में। तो इसके बाद जो है मुअज्जम जो है क्या कहते हैं बहादुर शाह प्रथम फर्स्ट जो है गद्दी पर बैठता है। 1700 कितने से शासन करता है? 1707 से 11। ये बहुत बूढ़ा खुद ही हो चुका था, 63 साल, बहुत तो नहीं कह सकते, 63 साल का होता है, शासन करता है। फिर इसके बाद जो देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं रहता है। फर्रुखसियर को बैठाया जाता है गद्दी पर, फर्रुखसियर गद्दी पर बैठते हैं। ये 1712 से या 13 से कह देते हैं 19 तक जो है शासन संभालते हैं। 1712 से 19 तक शासन देखते हैं। अब जो देखा जाए जब इनका पतन हो जाता है तो यहाँ पर सरदारों की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है। जैसे यहाँ पर 1713 कर 1713 से 19, क्योंकि इसके बाद एक और आते हैं जहांदार जिनका शासन मात्र 1 वर्ष का रहता है, 1711 से 12। तो जैसे मुअज्जम तक तो औरंगजेब के उत्तराधिकारी रहते हैं, लेकिन उसके बाद जो है जहांदार जैसे हैं, जुल्फ़िकार खान सरदार होता है, उनके द्वारा बैठते हैं। वह सरदार तय करने लगते हैं गद्दी पर कौन बैठेगा कौन हटेगा। तो जुल्फ़िकार खान, जो जुल्फ़िकार होते हैं, जुल्फ़िकार सरदार होता है, सरदार जुल्फ़िकार द्वारा बैठाए जाते हैं गद्दी पर, ठीक। अब उसके बाद जो फर्रुखसियर और इसके 1-2 और इम्पॉर्टेंट नहीं रहते हैं, छोटे मोटे आते हैं 1-2 साल, 2-3, 6 महीने, 4 महीने के लिए फर्रुखसियर के बाद। तो ये फर्रुखसियर से लगाकर कह सकते हो महमूद शाह तक जो है कह सकते हो छोटे मोटे लोग होते हैं। जो है मोहम्मद शाह कह सकते हैं, मोहम्मद शाह तक जो है कुछ जो है सरदारों का वर्चस्व रहता है। यहाँ से लगा के इन तक
जो है किनका वर्चस्व रहता है, जो एक अब्दुल्ला सरदार होते हैं, अब्दुल्ला, और जो है अली हसन, जो है हुसैन अली, हुसैन अली, अली, जो सरदारों की भूमिका जो है, ये वह जो सरदार हैं, ये कौन है, सरदार, सरदारों की भूमिका होती है, सरदारों की भूमिका कह सकते हो कि इतने से लगा के इतने मोहम्मद शाह तक जो है अब्दुल्ला और हुसैन अली सरदार का काफ़ी वर्चस्व होता है। गद्दी पर बैठालना है, उतारना है किसको, ये तय करते हैं। अब क्या रहता है, अब क्या देखते हैं इसके बाद, देखें जो फिर फ़र्रुखसियर के बाद जो है देखा जाए तो मोहम्मद शाह बताया है। मोहम्मद शाह कब से कब तक गद्दी पर बैठते हैं, मेन देखा जाए 1719 से 48 तक। इनको जो है रंगीला की उपाधि दी जाती है, रंगीला। ये काफ़ी जो है मतलब स्त्री प्रेमी टाइप के होते हैं, इनके में स्त्रियों और हिजड़ों वगैरह का काफ़ी वर्चस्व रहता है, रंगीला तभी नाम दिया गया है। तो ये हो जाता है। फिर जो शाह आलम द्वितीय आते हैं, उनका समय शाह आलम द्वितीय, क्योंकि जब आधुनिक भारत पढ़ाएंगे तो इनका कहीं ना कहीं यूज होगा थोड़ा बहुत। तो 1754 से जो है आ जाते हैं 1803 तक शाह आलम द्वितीय। अच्छा, मोहम्मद शाह से कुछ प्रश्न बनते हैं, जैसे इनके समय नादिर शाह 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है, नादिर शाह का आक्रमण हुआ, आक्रमण। और क्या है, कोहिनूर हीरा ले तो बहुत ज़्यादा बताते हैं, 50 करोड़ के जेवरात है, 1 करोड़ का सोना है, पता नहीं कितनी संपत्ति ले जाता है ये नादिर शाह लूट के। इस समय किस पर हमला करता है, मोहम्मद शाह पर। उस समय मोहम्मद शाह का हमला मतलब शासन होता है, हमला कौन करता है, नादिर शाह करता है, ईरानी शासक होता है। अब ये लूट के बहुत कुछ ले जाता है, तो ख़ास चीज़ें कौन है, तख्ते ताउस ले जाता है, तख्ते ताउस जो कि मयूर सिंहासन है, जो शाहजहाँ के समय होता है, शाहजहाँ इसी को बनवाता है, इसी बैठता है मयूर सिंहासन। और जो है दूसरी चीज़ कोहिनूर हीरा ले जाता है, कोहिनूर हीरा। तो 2 चीज़ें ये मेन ले जाता है भारत से। कोहिनूर हीरा क्या होता है, मीर जुमला होते हैं, मीर जुमला कोहिनूर हीरा को उपहार स्वरूप देते हैं। मीर जुमला जो है, जुमला कोहिनूर हीरा देते हैं शाहजहाँ को, शाहजहाँ को। कौन, मीर जुमला कोहिनूर हीरा देते हैं, कोहिनूर हीरा उपहार स्वरूप देते हैं। वही जो है मतलब मुगल काल के पास रहता है कोहिनूर, और वो कौन सा ले जाता है, नादिर शाह ले जाता है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। ये मीर जुमला भी पूछा गया, शाहजहाँ को उपहार में कौन कोहिनूर हीरा देता है, मीर जुमला देता है। ये जौहरी टाइप का होता है। अब देखें व्यापारी होता है। अब उसके बाद मोहम्मद शाह के बाद जो आते हैं शाह आलम द्वितीय जो आता है, इनका समय, इनके बाद जो है, क्योंकि कभी कभी प्रश्न में सीक्वेंस भी पूछ लेता है, तभी लिखा रहे हैं कुछ सीक्वेंस। फिर उसके बाद जो आता है अकबर शाह प्रथम जो है, अकबर शाह आते हैं। इनका शासन तो इतना नहीं रहता है। फिर जो है उसके बाद जो है देखा जाए 1806 से मान सकते हैं 1837 तक रहता है। इनके बाद जो आता है वो अंतिम मुग़ल शासक होता है, अंतिम मुग़ल शासक बहादुर शाह जफ़र या बहादुर शाह द्वितीय। और बहादुर शाह जफ़र भी नाम लिखा आता है, दूसरा नाम क्या है, बहादुर शाह जफ़र। ये अंतिम शासक होते हैं। जो इनका मान लिए कब कितना समय रहता है, 1837 से 57 तक, समझ लिए इनका समय फिर ख़त्म हो जाता है। वहीं से मुग़ल जो है, मुग़ल पदवी भी ख़त्म कर दी जाती है। अंग्रेज़ जो है मुग़ल पदवी जो है, मुग़ल वंश को समाप्त करते हैं, या मुग़ल टाइटल जो है, मुग़ल टाइटल समाप्त, एंड हो जाता है, समाप्त। अब देखते हैं जो इस हिसाब से देखा जाए तो आधुनिक भारत यहाँ से चलता है, तो हमने उसके बारे में बता दिया। अब उसके बाद जो देखते हैं
औपनिवेशिक शासन से ही प्लासी तक पहुंचते हैं। तो औपनिवेशिक शासन में सबसे पहले विदेशियों का आगमन। सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं। वास्को डिगामा कब आते हैं? वास्को डिगामा क्या है? 1498 में, 1498 ईस्वी में। कहाँ पहुँचते हैं? कालीकट पहुँचते हैं। यहाँ कालीकट है, कालीकट पहुँच जाते हैं। कालीकट पहुँचते हैं। यहाँ किस हिंदू शासक द्वारा स्वागत होता है? हिंदू शासक जमोरिन द्वारा स्वागत होता है। अब देखते हैं कालीकट के बाद जो है पुर्तगाल फिर वापस चले, तो फिर भारत में पुर्तगाली जो है कब आते हैं? पुर्तगाली 1505 में पुर्तगाली गवर्नर जो होता है अल्मीडा, पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा 1505 में आता है, भारत आता है। अब क्या रहता है? अब क्या इसका मामला रहता है? इसकी पूछी जाती है, ब्लू वाटर पॉलिसी चलाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी ये हिंद महासागर में नियंत्रण रखने के लिए, महासागर में मार्ग पर नियंत्रण, हिंद महासागर में समुद्री मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए। अब देखा जाए कि अल्मीडा जाता है, लेकिन ये वास्तविक रूप में नहीं इतना कुछ कर पाता है। हालांकि 1505 में ही जो है यहाँ पर कंपनी की स्थापना हो जाती है डच की, लेकिन वो इतना मायने नहीं रखता है। आगे जो है अल्बुकर्क, इसी में जब आता है तो अल्बुकर्क होता है यहाँ पे 1503 में जो है अल्बुकर्क क्या करता है? अभी गवर्नर की पदवी नहीं मिली होती, आ तो चुका होता है। अल्बुकर्क जो है 1503 में अल्बुकर्क जो है क्या करता है? यहाँ पे जो कह सकते हो कोचीन में दुर्ग का निर्माण करता है। समझ ले, फोर्ट बनाता है। कोचीन में दुर्ग का निर्माण करता है। प्रश्न आया है कि जो है प्रथम किलेबंदी, मतलब किलाबंदी करता है। यूरोपीय प्रथम किलाबंदी कहाँ करता है? कौन करता है? तो पुर्तगाली करते हैं। प्रथम यूरोपीय ये होता है, प्रथम यूरोपीय दुर्ग का निर्माण। अब अल्मीडा के बाद क्या रहता है? अल्मीडा के बाद पुर्तगाली में हम क्या देखेंगे? अब अल्मीडा के बाद जो है पुर्तगाली में कौन आता है? अल्बुकर्क क्या बनता है? अल्बुकर्क वायसराय बनता है। ये क्या करता है? बीजापुर से गोवा छीन लेता है। सीमा विस्तार सबसे अधिक यही करता है। वास्तविक संस्थापक बनाता है। पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक पुर्तगाली
सत्ता का भारत में वास्तविक संस्थापक ये है। अब क्या है, जो आ जाता है अल्बुकर्क भी काफ़ी मतलब जो है अपने क्षेत्र का विस्तार करता है और समझिए पुर्तगालियों को गोवा तक पहुंचा देता है। अब उसके बाद जो देखते हैं, इनका जो युद्ध किसके किसके बीच होता है। अब पुर्तगाली जो है, एक और इन्फॉर्मेशन होती है, पुर्तगाली जो होते हैं, पुर्तगाली मुंबई अंग्रेज़ों को दहेज में देते हैं। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को दहेज में देते हैं। तो समझिए मुंबई भी अंग्रेज़ों के पास आ जाता है। इसके बाद जो हम देखेंगे, पुर्तगालियों के पास सबसे पहले यही आते हैं, सबसे बाद में यही जाते भी हैं। अब देखें, जो अंग्रेज़ों की बात आ जाती है, जो अंग्रेज़ क्या करते हैं, जो पुर्तगालियों का वर्चस्व कहाँ रहता है, जो बंगाल में देखा जाए तो बंगाल में पुर्तगाली लोग जो है हुगली, सतगांव, इन जगह पे इनका वर्चस्व रहता है। चटगांव और सतगांव होता है, लेकिन बाद में सतगांव का विनाश हो जाता है, अंत हो जाता है, तो वहाँ पे हुगली पे इनका प्रभुत्व रहता है। कभी कभी प्रश्न आता है हुगली को किसने लूटने का केंद्र बनाया होता है, तो हुगली को यही लोग लूटने का केंद्र बनाते हैं, पुर्तगाली ही। तो अब इसके बाद जो है देखते हैं, अंग्रेज आते हैं सेकंड पे डच आते हैं। डच, जो कि डच में ये पुर्तगाली 1505 में अपनी कंपनी बनाते हैं आके हैं। डच जो क्या रहता है, डच का इतना कुछ इंपॉर्टेंस है नहीं इतना, लेकिन इनका भी रहता है प्रभुत्व। तो ये 1616 इस तरीके से इनका रहता है समय। अब जो है अपनी कंपनी बनाते हैं, कंपनी सूरत में बनाते हैं डच वाले, शुरुआत में ये भी सूरत में बनाते हैं। तो डच में मेन चीज़ क्या देखते हैं, दूसरे नंबर पे आते हैं, और इनका वेदरा का युद्ध जो होता है, वेदरा का युद्ध इम्पॉर्टेंट रहता है। ये जो पूछा जाता है 1759, ये किसके बीच होता है, डच व अंग्रेज़ों के बीच। ये जो है भारत में कपड़ा वगैरह का जो होता है सही रेट लगाते हैं, इतनी कोई खुराफातें नहीं करते हैं। भारत का शोषण करने में इनका बहुत बड़ा हाथ नहीं रहता है। फिर जो देखें डच के बाद, और डच जो है बंगाल में चिंसुरा को अपना केंद्र बनाते हैं। बंगाल में चिंसुरा इनका केंद्र होता है, चिंसुरा। अब अंग्रेज आ जाते हैं, अंग्रेज का कुछ इतना देखते हैं, तीसरे नंबर पे अंग्रेज हैं। अंग्रेज का मामला क्या रहता है, तो अंग्रेज में देखा जाए तो पहले तो अंग्रेज का मामला इतना रहता है कि हॉकिंस वगैरह आते ही हैं। जैसे हॉकिंस आता है पहले, हॉकिंस मांग करता के है कब, 1608 में, लेकिन स्वीकार नहीं होती है इनकी मांग, यहाँ पर व्यापार करने के लिए स्वीकार नहीं होती है। ठीक, फिर मिल्टन करके आते हैं, उनकी स्वीकार हो जाती है। फिर कहने का मतलब, हालांकि 1613 में जहांगीर अनुमति दे देते हैं, जिसके कारण 1608 में स्वीकार उतनी हद तक नहीं होती जितनी माननी चाहिए। हालांकि इनके समय जो है इंग्लिश खां की उपाधि जहांगीर देता है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ मानी जाती है। उसी को दृष्टि में रखते हुए 1608 में अंग्रेज अस्थाई कारखाना सूरत में लगाते हैं। ये प्रश्न पूछा आता है, सबसे पहला अस्थाई कारखाना कहाँ लगाते हैं, सूरत में। और 1611 में मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम यो आंध्र प्रदेश में, ये जो है आंध्र प्रदेश जो क्या है, यहाँ पे अस्थाई फैक्ट्री लगाते हैं, अस्थाई फैक्ट्री लगाते हैं, यहाँ भी स्थाई फैक्ट्री लगाते हैं। अब जो है आते ही बात, फिर ये स्थाई कब लगाते हैं, 1613 में ये स्थाई फैक्ट्री सूरत में लगाते हैं। अब जो है इनके बाद जो देखते हैं, इसमें खास क्या रहता है, ये आप समझिए भारत में अपना वर्चस्व बढ़ाने लगते हैं।
ये आलम जो शाह आलम के समय में से ही अपने को समझिए मतलब भारत में बिल्कुल मुख्य कर्ता धर्ता के रूप में आ जाते हैं, शाह आलम द्वितीय के समय से ही। 1803 में जो समझिए अपने को जो है दिल्ली पर इनका समझो शासन हो जाता है, दिल्ली पर शासन हो जाता है, किसका? अंग्रेज़ों का शासन हो जाता है, शासन हो जाता है। फिर इनके बाद विद्रोह युद्ध में डच को हरा ही देते हैं। फिर इसके बाद कौन आता है? डेनिस आते हैं, डेनिस आते हैं। इसके बाद डेनिस आए, डेनिस में कोई मतलब नहीं रहा। फिर इसके बाद फ्रांस आते हैं, फ्रांसीसी, फ्रांसीसी, फ्रांसीसी जो ये रहता है। फ्रांसीसी में क्या रहता है? ये 1668 में सूरत में पहली फैक्ट्री डालते हैं, सूरत में पहले कारखाना स्थापित करते हैं, पहला कारखाना स्थापित करते हैं। तो अब इनके में ऐसा क्या रहता है, इनसे प्रश्न पूछा जाता है ज़्यादातर। तो इनके बीच कई सारे युद्ध रहते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध होता है, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध होता है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध होता है। तो कुछ कर्नाटक के युद्ध पूछे जाते हैं, लेकिन हमें हर कर्नाटक के युद्ध पे चर्चा नहीं करनी है, ना इतना उसको डीप में देखना है, बस उससे जुड़ी संधि देखी जाती है किसके किसके बीच है। ये कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746-48 में हुआ, इतना हमें याद नहीं रखना है, क्योंकि बहुत सारे सन आएंगे तो उनको जो वरीयता की दृष्टि से एग्जाम में इंपॉर्टेंट उन्हीं को याद रखना है जो पूछे जाते हो। कर्नाटक का प्रथम युद्ध ये किस संधि से समाप्त होता है? ये कौन सी संधि से समाप्त हुआ? ये एक्सला प्ले की संधि से, एक्सला चैपल संधि से, चैपल संधि से समाप्त हुआ, समाप्त। और दूसरा फर्स्ट कर्नाटक युद्ध, दूसरा कर्नाटक युद्ध अनिर्णित रहता है। क्या रहता है? अनिर्णित हो गया। अब जो मतलब कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। अब फिर तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है, कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से समाप्त होता है, पेरिस की संधि से। इसी में जो है अंग्रेज लोग पौंडीचेरी पे कब्जा कर चुके होते हैं फ्रांसीसियों से लेके, और फ्रांसीसियों को फिर दे देते हैं। पेरिस की संधि से समाप्त होता है, ये संधि से समाप्त। ये किसके किसके बीच हो रहा है? अंग्रेज और किसके बीच? अंग्रेज वर्सेस फ्रांस। फ्रांस में जो है डुप्ले आता है। डुप्ले मेन जो होता है कर्ता धर्ता होता है, जो पहले जो कह सकते हो कि राज्य भारत में जो राज्य थे उनके बीच में झगड़ा कराने की जड़ जो है डुप्ले ही डालता है। हस्तक्षेप की नीति जो है कह सकते हो डुप्ले जो है, डुप्ले जो होता है इनके में, वह जो है प्रथम बार वही जो है भारतीय राज्यों में, भारतीय शासकों में हस्तक्षेप की नीति स्टार्ट करता है, की नीति शुरू करता है। तो इस प्रकार ये हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो फ्रांसीसी डुप्ले को भेज देते हैं फ्रांस में, ये इनकी हार का कारण बनता है, क्योंकि डुप्ले यहाँ को समझ चुका होता है, काफ़ी वो योग्य शासक होता है, मद्रास तक अपना क्षेत्र विस्तार कर चुका होता है। पूरी इनकी हम कहानी आगे देखेंगे। और फिर क्या रहता है, डुप्ले के बाद जो है लाली को लाया जाता है। लाली इतना यहाँ पे दिखा नहीं पाते अपना जोर, तो समझ लीजिए फ्रांसीसी सत्ता का अंत जो है मुख्य एक युद्ध से समाप्त हो जाता है। फ्रांस यहाँ पर शासन नहीं करेगा, उससे यही रिजल्ट निकलता है, वो होता है वांडीवास की लड़ाई। ये प्रश्न पूछा भी जाता है। वांडीवास का युद्ध आता है, इसके बाद वांडीवास का युद्ध इधर फ्रांस में कौन? लाली लड़ रहे होते हैं, गवर्नर यहाँ बनाए जाते हैं। यहाँ पर दूसरे कौन है? फ्रांस के बाद ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन में ये कब होता है? 1760 में। ये डेट याद रख सकते हो, 1760। यहाँ पर आयरकूट लड़ता है, आयरकूट, और जो है ये जीत होती है, हार जाते हैं। और देखा जाए यहीं से है ब्रिटिश यहाँ पे अपने को सिद्ध कर देते हैं कि हम जितने भी यूरोपीय कंट्री आए हैं
तो उनमें शासन हम ही देखेंगे, एम्पायर यहाँ के हम ही बनेंगे। और फिर वही अपने आप से देखा जाए, फिर वो अपने भारत में वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हैं, कैसे कहाँ किसको जीतना है, कैसा प्रशासन रखना है, कंपनी की स्थापना करते हैं, फिर जमकर शोषण करते हैं। उसी का रिजल्ट होता है कि 1857 में फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार कहा जाता है। पता नहीं था कि नहीं इस पर, क्योंकि सब राजाओं ने तो अपने अपने राज्य की लड़ा था, जो किसी ने देश को लेके लड़ा होता तो शायद उसी समय अंग्रेज भारत से जा चुके होते और आज हम लोग 100 वर्ष शायद आगे होते। तो ये रहता है 1857 का प्रथम युद्ध। इनके बाद जब अंग्रेज अपना जो है 1757 में प्लासी के युद्ध से भारत में समझो अपनी स्थिति मजबूत करते हैं, मतलब बंगाल में देखा जाए मजबूत करते हैं, भारत में नहीं। लेकिन 1764 का भी बक्सर का युद्ध पड़ेंगे, वहाँ पे जो है सब लोग कहीं अवध से भी राजा आए होते हैं, इलाहाबाद से भी, मुगल सत्ता के भी होते हैं, बंगाल के भी होते हैं। तो उनको 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेज जब हरा देते हैं तो वहाँ से पक्का हो जाता है कि अब भारत में कोई शक्ति उनके मुकाबले लड़ने के लिए बची नहीं है। तो वहाँ से उनकी वास्तविक सत्ता की शुरुआत होती है। अपना जिस तरीके से मन होता है उस तरीके से शासन करते हैं, और जिस प्रकार से मन होता है उस प्रकार से भारत के संसाधनों का दोहन करते हैं और अपने में को विकसित अवस्था में ले जाते हैं और विकसित अवस्था में ले जाते हैं। इसके जो पीछे देखा जाए ये सब जो हो रहा था, तो 15-16 शताब्दी में या सदी में क्या रहता है, जो यूरोप में पुनर्जागरण काल भी रहता है, आविष्कार बहुत सारे हो रहे होते हैं, वो लोग डेवलप पे होते हैं। 15वीं-16वीं सदी में मान लीजिए यहाँ पर 15वीं-16वीं सदी में क्या चल रहा होता है, हल्दी घाटी का युद्ध कहीं हो रहा है, कहीं इधर जो है पानीपत का दूसरी लड़ाई चल रही है, सब जो है बाबर यहाँ लड़ाई कर रहा है, इब्राहिम लोदी के बीच हो रही। तो यहाँ का आविष्कार और विकास कैसे क्या होगा। तो वहाँ क्या था, वहाँ सुकून में उस समय क्या चल रहा था, वहाँ डेवलप की बातें चल रही थी, खोज चल रही थी, पुनर्जागरण काल चल रहा था। वही का नतीजा रहा कि उस समय सब युद्ध में बिजी रहे, ये लोग अपना विकास कार्यों में, और भारत को भी औपनिवेशिक शासन ने जकड़ लिया और फिर जमकर जो है 100-200 साल तक शोषण किया। इसी प्रकार आज हम लोगों ने आधुनिक भारत की शुरुआत कर दी है। जय हिंद, धन्यवाद।